नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, करेंटली मैं दो गाड़ियां ओन करता हूं। पहली जो है वो एलीट i20 है और दूसरी टाटा की टिगोर है। एलीट i20 को 18 मई 2018 को मैंने ख़रीदा था और ये आस्टा वेरिएंट है। उसके 6 महीने के बाद टाटा टिगोर को हुंडई में सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर कार थी तो वो एलीट i20 ही थी। चूँकि ये प्रीमियम हैचबैक कार की लिस्ट में आती थी और ये एक्चुअली में प्रीमियम फील भी कराती थी, जिसकी वजह से इस कार को काफ़ी संख्या में लोगों ने ख़रीदा था। हालांकि अब इसका न्यू जनरेशन आ गई है, लेकिन न्यू जनरेशन इसका उस तरह से कमाल नहीं कर पाई जितना कि एलीट i20 और उसकी प्रीवियस जनरेशन। न्यू जनरेशन की बिक्री उस तरह से नहीं हो पा रही है जैसा कंपनी ने उम्मीद रखी थी। उस समय एलीट i20 को काफ़ी संख्या में लोगों ने ख़रीदा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 4.5-5 सालों में इस कार के साथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इस कार में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, वो आपको पता चलेंगी। क्योंकि मार्केट में एलीट i20 काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और सेकेंड हैंड कार मार्केट में भी ये काफ़ी ज़्यादा बिकती रहती हैं। तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कहीं अगर आपको 4-5 साल चली हुई एलीट i20 लेना पड़े तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको पता चलेंगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे एलीट i20 खड़ी है और इसको मैंने 4.5 सालों में 52,000 किलोमीटर चलाया है और इन 52,000 किलोमीटर में से 70% गाँव में चलाया है और 30% हाईवे में चलाया है। सिटी में मैं इसको काफ़ी कम चलाया है। फ्रंट से देख सकते हैं कि ये जो कार है इस तरह से आपको मिलने वाली है। काफ़ी खूबसूरत लुकिंग कार थी। इसी को देखकर मैं भी काफ़ी दीवाना हो गया था और मैंने इसको लिया हुआ था। लेकिन फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है वो यहीं पर छिपी हुई है। इसका जो अप्रोच एंगल है काफ़ी लो है, जिसके कारण ये हमेशा से गाँव की सड़कों पर नीचे से सटती रहती है। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्क्रैच नीचे से आ गए हैं। हालांकि इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से स्क्रैच तो लगती है लेकिन ये बम्पर कभी भी बाहर नहीं आए हैं। आस्टा वेरिएंट में उस समय हेलोजन बल्ब आते थे, ये फॉग लाइट है। नीचे जो है DRL भी इस वेरिएंट में उस समय मिलता था और ये स्लिक सिल्वर कलर है। इसके टायर्स की बात करते हैं तो ये MRF के GLX टायर अभी लगे हुए हैं। जब इसमें स्टॉक टायर आए थे तो वो MRF के ही ZT VT टायर थे और वो काफ़ी नॉइज़ प्रोड्यूस करते थे। फिर मैंने MRF के GLX लगवाए जब वो टायर ख़त्म हुए तो ये टायर काफ़ी स्मूथली चलता है और इसकी नॉइज़ जो है काफ़ी कम आती है। टायर साइज़ की बात करते हैं तो 185/65 R15 इंच के टायर इस वेरिएंट में आते थे। ये गन मेटल अलॉय है जो कि स्टॉक अलॉय है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM में दिया जाता था जो कि LED में है। बहुत ही अच्छे लगते हैं। साइड से ये कार कुछ इस तरह से लगती थी। एक बाइक वाले ने यहाँ ठोकर मार दी थी तो इसमें स्क्रैच आ गया है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है और पीछे से एक बार इसका लुक आपको दिखा देते हैं कि पीछे से ये किस तरह से रहने वाली है। तो ये कुछ इस तरह से आती थी। उस समय आस्टा की बैजिंग यहाँ पर आती थी। अब तो सारी कंपनियाँ जो वेरिएंट है उनके बैजिंग को हटा दी है। यहाँ पर i20 लिखा गया है। इसमें 4 पार्किंग सेंसर उस समय मिलते थे। अभी तो चाहे हुंडई हो चाहे कोई भी ब्रांड की कार हो 2 ही पार्किंग सेंसर दे रही हैं, लेकिन इसमें 4 पार्किंग सेंसर आते थे। यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। अंदर जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। रियर विंडशील्ड पर आपको डिफोगर मिल जाता था। ऊपर में FM एंटीना है। हाई माउंट स्टॉप लाइट कुछ इस तरह से आपकी मिलती थी। चलिए एक बार आपको इंटीरियर दिखा देते हैं जो कि इस कार की सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद भी है। डोर्स खोल लेते हैं। ये देखिए, डोर्स में प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी शानदार मिलती है। हालांकि ये हार्ड प्लास्टिक है लेकिन आज तक मुझे प्लास्टिक से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं 70% गांव में चलता हूं जहां की सड़कें काफ़ी ख़राब हैं और इस तरह की सड़क में चलने के बावजूद भी आज तक केबिन से किसी तरह का कोई रेटलिंग साउंड मुझे एहसास नहीं हुआ है। स्टीयरिंग की बात करते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा स्टीयरिंग आपको मिल जाता था और इस कार में इस स्टीयरिंग में आपको दोनों तरह के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक। इससे अप सेगमेंट की गाड़ियों में भी दोनों तरह की एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, लेकिन उस समय इस कार में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट करने का फंक्शन आ जाता था। की जो है कुछ इस तरह से मिलती है। ये देख सकते हैं लॉक अनलॉक और यहाँ पर
बूट रिलीज़ का फंक्शन दिया गया है, हालांकि ये काम नहीं करता है। आपको बूट में रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के सेंसर को दबा करके आपको खोलना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली ये ओपन नहीं होती है। और एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा देते हैं किस तरह से मिलता था उस समय। ये देख सकते हैं, ये आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, बीच में एक छोटी सी MID मिलती थी। और ये कितनी चली है ओडोमीटर आप देख सकते हैं, आपका MID में दिखाती है 51,421 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है। इधर में आपकी RPM मीटर और इधर में स्पीडोमीटर। तो इस तरह का जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उस समय मिला करता था। स्टीयरिंग में सारे माउंटेड कंट्रोल्स थे, बीच में जो है 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया था, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मौजूद है। AC के वेंट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से मिलता था। ऊपर में डैशबोर्ड की जो डिज़ाइन है वो सिंपल एंड सोबर है, काफ़ी प्रीमियम ये फील कराती थी। फिट एंड फिनिश जो है वो अलग ही लेवल की है, एक्सेलेंट है। देख सकते हैं कहीं भी किसी तरह कोई पैनल गैप आपको नहीं मिलेगा। और नीचे जो है आपका क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता था, जो कि ऑटोमेटिक है। और ठीक नीचे आपके 2 USB पोर्ट मिलते थे, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया था, फ़ोन रखने की जगह है। और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आती थी। और ये ग्लोव बॉक्स है, जो कि कूल्ड ग्लोव बॉक्स है। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ एक सन ग्लास होल्डर उस समय दिया गया था। केबिन लाइट है, को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दिया गया था। ड्राइवर साइड जो है कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया था। तो इस कार में जो है ना, मुझे इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। जनरली होता क्या है कि 4-5 साल गाड़ियों को चलाने के बाद में केबिन के अंदर में काफ़ी सारे इशूज आने लगते हैं, लेकिन इस कार में आज तक कोई भी इशू नहीं आया, ना ही कोई रेटलिंग साउंड आया। इस कार में जो इंजन मिलता है वो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर। और इस इंजन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी स्मूथनेस है। कभी कभी तो आपके साथ में ये धोखा हो जाता है कि आपकी कार बंद है कि स्टार्ट है, और दोबारा से जो है आप सेल्फ मार देते हैं स्टार्ट करने के लिए। इंजन हुड है, उसको जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया, फिर भी इसकी नॉइज़ आपके केबिन तक ना के बराबर आती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। 4.5-5 साल तक मैंने इस कार को चलाया है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंजन में दोनों तरह की बातें हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। सबसे पहले अच्छाई से बात करते हैं। अच्छाई ये है कि ये इंजन काफ़ी स्मूथ है, इसकी जो रिफाइनमेंट है वो अलग ही लेवल की है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो 4 सिलेंडर का है, 1.2 लीटर का। ये 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और 85 PS की पावर जनरेट करती है। तो पावर फिगर अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट में जितनी भी कारें आती हैं उसी के अनुसार है, लेकिन इसका जो कर्व वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे इसकी आउटर सेल हो, चाहे इंटीरियर की बात हो, फिट एंड फिनिश की बात हो, सारी एक्सेलेंट है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल कर्व वेट ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप इसका परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए ज़बरदस्ती का थ्रोटल देते हैं, उस समय इसकी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। तो अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो अच्छी माइलेज देगी, और इसको अगर रेस ड्राइविंग करेंगे तो ये माइलेज नहीं के बराबर देगी। मुझे जो ये माइलेज देती है, हाईवे में 19 से 20 की दे देती है, गांव में ये 17 से 18 की दे देती है, और सिटी में ये 13 से 14 का दे देती है। तो इस तरह का माइलेज कुछ ऑफर करती है। हालांकि कार से माइलेज निकालना आप पर भी डिपेंड करता है कि आप कार को किस तरह से चलाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इसकी परफॉर्मेंस को आप जब अचीव करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती का थ्रोटल देते हैं, उस समय इसकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। मतलब इसको काफ़ी प्यार से आपको चलाना पड़ेगा। किसी कार को सडनली आपको ओवरटेक करना है, उस समय थोड़ा सा लगता है कि इसमें और पावर होती है, उस समय आपको ये अंडर पावर महसूस होती है, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि ऑलरेडी इसकी कर्व वेट ज़्यादा है, तो 2-3 पैसेंजर आप समझिए कि एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो किसी कार को आप ओवरटेक करेंगे तो आपको गियर डाउन करना पड़ ही जाएगा। जितना भी आपको पावर मिलना होता है इस इंजन से, वो 4000 RPM के नीचे ही आपको मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप सोचते हैं कि ये हमको और पावर डिलीवरी करेगी, तो वो इससे संभव नहीं है, और आप ज़बरदस्ती के कार को एक्सेलरेट करते रहते हैं और ये इंजन आपको वो पुश नहीं दे पाती है जिसकी अपेक्षा रखते हैं। साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी स्मूथ है। अगर हाईवे में ज़रा सा भी बम्प कहीं मिलता है या गड्ढे आ जाते हैं, गड्ढे में से जब ये कार जाती है तो इस तरह से 3-4 बार ये जंप करती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसके सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टीफ कंपनी को रखना चाहिए था, ज़रूरत से ज़्यादा ही ये स्मूथ है, जिसकी वजह से इसकी जो राइड है वो बाउंसी हो जाती है, स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाती है इसकी सस्पेंशन इस कार को।
अब सस्पेंशन की बात कर ही रहे हैं तो इसके सस्पेंशन से एक आवाज़ आती है जो कि नए से ही आती है। जब ख़राब रास्तों में से ये जाती है, पत्थर में से गुजरती है तो ढक ढक करके आवाज़ आती है। इसको बैलेंस नहीं बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। इसकी ब्रेकिंग मुझे कभी भी पसंद नहीं आई है, जब ये नई थी उस समय भी, और अब तो और भी थोड़ी सी बुरी हो गई है। कभी भी इसके ब्रेक्स आपको धोखा दे सकते हैं। हालांकि उस तरह का सिचुएशन मेरे साथ में कभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रेक ठीक से नहीं लग रहे हैं। एक जो बाइट होना चाहिए ब्रेक्स में, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। लाइट्स का थ्रो जो है शुरू से ही मुझे अच्छा नहीं लगा था। आज भी इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है वो उतना अच्छा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसके बल्ब को अपग्रेड कर दूँ, क्योंकि जिस समय से मैंने इस कार को लिया है उस समय से अभी तक उसके जो स्टॉक बल्ब है वही चल रहे हैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे गांव में चलना होता है और गांव के हिसाब से इसकी जो लाइट है वो सफिशिएंट है। लेकिन जब मैं हाईवे में जाता हूं उस समय थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी लाइट और होनी चाहिए। ठंड के दिनों में तो उतना ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्मी के दिन में आपको लगेगा कि इसका जो एसी का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा आपको कम मिलता है। और मैंने इस बात को सर्विस सेंटर में रखा भी था कि इसकी जो एसी का परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे मुझे कम मिलने लगा है। वो पूरा एसी को सर्विस कर दिए, लेकिन फिर भी वही हाल है। वही हमारे घर में टाटा टिगोर है, उसकी जो एसी की जो कूलिंग है वो बेहतरीन मिलती है इस कार की तुलना में। अब बात कर लेते हैं कि सर्विस सेंटर से मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो सर्विस सेंटर इसके बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर जो भी स्टाफ होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको अच्छा मिलता है। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सर्विस कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो मेरी कार है उसमें सारे जो सर्विस हैं वो पेड वाली सर्विस हो रही है। इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो महंगा पड़ता है टाटा टिगोर की तुलना में, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। जब भी मैं इसको सर्विस कराने ले जाता हूं तो 6 से 7 हज़ार रुपये का सर्विस कॉस्ट आ जाता है। वहीं टाटा टिगोर की जो सर्विस कॉस्ट है वो 4 से 5 हज़ार रुपया तक आती है। तो 1-1.5 हज़ार रुपया इसका थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स आते हैं अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो थोड़े से महंगे आते हैं। इस कार में बहुत ही शानदार आपको कंफर्ट मिलेगा, चाहे आगे की सीट की बात हो चाहे पीछे की सीट की बात हो, हर जगह से आपको कंफर्ट मिलेगा। कंफर्ट वाइज किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। ड्राइविंग के बारे में बात करें, जो ड्राइवर सीट है वहाँ से बात करें तो इसका जो क्लच है नया में ये काफ़ी स्मूथ था। आज भी इसकी स्मूथनेस बरकरार है, किसी तरह का हार्डनेस नहीं आया है। म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम आता है वो तो पता नहीं, लेकिन ये 4 स्पीकर और 4 ट्यूटर के साथ में आती है। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो आप बाहर से भी म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक म्यूजिक सिस्टम है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग दोनों ही आपको एवरेज ही मिलती है। स्टीयरिंग से बात करते हैं, ये देख सकते हैं कि स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है और इसको एक उंगली से आप टर्न कर सकते हैं। सिटी में जब आप चलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यही स्टीयरिंग हाईवे पर आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। 120-30 की स्पीड पर भी इसकी जो स्टीयरिंग है वो लाइट ही बनी रहती है। हालांकि थोड़ा सा वेट इसमें आता है, लेकिन वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसके सस्पेंशन को उतने अच्छे ढंग से ट्यून नहीं किया गया है कि जो झटके हैं उसको ये एब्जॉर्ब करे और ज़्यादा बाउंसी राइड भी न दे। 100 बात की एक बात, अगर आप कहें कि लॉन्ग टर्म में ये कार कैसी है, रिलायबिलिटी वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो इंटीरियर से हो चाहे वो एक्सटीरियर से हो। 4.5 साल और 52,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं किए हैं। चाहे इंजन की बात हो, चाहे इंटीरियर की बात हो, चाहे एक्सटीरियर की बात हो, हर जगह से ये कार जो है फिट एंड वेल है। कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप भी एलीट i20 सेकेंड हैंड कहीं से लेना चाहते हैं या मिल रही है तो आपको इस कार को समझने में आसानी हुई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।